पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे तो सबके सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास प्रचंड बहुमत है, लेकिन अब बात क्या है कि सीएम कौन बनेगा। सीएम बनेंगे या दो डिप्टी सीएम बन सकते हैं। तो ये हमने कुछ चेहरे आपके सामने दिखाए हैं जो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं। तो अनएडिटेड के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम दीपक है और मेरे साथ अमित पालित जुड़ चुके हैं जो बंगाल की राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं। तो आज इन्हीं से समझेंगे कि अमित, ये जो हमारा थंबनेल है, बंगाल शपथ ग्रहण से पहले इन चेहरों पर सभी की नजरें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्वपन दास गुप्ता। क्योंकि इससे पहले कि हम बात करें स्वपन दास गुप्ता से, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपने क्या सोचकर बीच में लॉकेट चैटर्जी को रखा, एक तरफ आपने अग्निमित्रा पॉल को रखा, फिर आपने रूपा गांगुली को रखा और सबसे आखिर में आपने उस तरफ से शुभेंदु अधिकारी को रखा। देखिए, बीजेपी का जो पैटर्न रहा है हमने दिल्ली में भी देखा कि जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हटाया उनके चांसेस ज्यादा थे मुख्यमंत्री के, लेकिन बन के रेखा गुप्ता आई। क्योंकि महिला रिजर्वेशन की भी तो बात करनी है ना। तो ये हम थोड़ा सा टटोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि बंगाल को एक महिला मुख्यमंत्री दे, इसलिए अग्निमित्रा पॉल को रखा, लॉकेट चैटर्जी को रखा और रूपा गांगुली को रखा। चलिए ठीक है, अब मैं आता हूं आपके सवाल पे। यहाँ पे स्वपन दास गुप्ता, हम सभी चेहरों के बारे में एक एक करके बात करेंगे, लेकिन स्वपन दास गुप्ता को आपको मान के चलना पड़ेगा कि बीजेपी का जो इंटेलेक्चुअल एक जो थिंक टैंक है उसका एक हिस्सा है, जर्नलिस्ट है, उसके साथ इन्होंने किताबें भी लिखी हैं और अरुण जेटली जो बीजेपी के कद्दावर नेता रहे उनके बहुत करीबी हुआ करते थे। तो आप तो समझ सकते हैं कि उनका जो जुड़ाव बीजेपी के साथ है, जो इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक है उसके साथ लंबे वक्त से रहा। बंगाली होने के नाते उनको राज्यसभा में तो भेजा ही गया था, उसके बाद उनको 2021 में भी चुनाव में उतारा गया था, लेकिन वो हार गए थे। लेकिन उन्होंने चुनाव जो जीता है रास बिहारी से जीता है और रास बिहारी वही सीट है जो बिल्कुल भवानीपुर के साथ लगी हुई सीट है। अब इस इलाके में क्या है कि एक बड़ी तादाद में आपके जो बहुत पुराने वक्त से यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं ना भौद्र लोग बंगाली, और जिनका जुड़ाव लिटरेचर से, संस्कृति से, पढ़ाई लिखाई से रहा है, जुड़ा रहा है। तो बंगाल में जब भी आप कैबिनेट का फॉर्मेशन करेंगे बहुत ज़रूरी होगा कि आपके पास एक ऐसा चेहरा हो, एक ऐसा चेहरा ज़रूरी है बंगाल में जो बंगाल की उस संस्कृति को उजागर करे जिसको लेकर हर एक बंगाली गर्व महसूस करता है। चाहे रविन्द्रनाथ की हम बात करें, बंकिम दा की बात करें, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और उसी तरह से बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो लिटरेचर में आप देख पाते हैं। तो मुझे लगता है स्वपन दास गुप्ता को लाने की सबसे बड़ी वजह एक ये रहेगी कि जो कैबिनेट के अंदर एक ऐसा चेहरा जो शिक्षा और साथ ही संस्कृति को, बंगाल की संस्कृति को और आगे लेकर जाए। मतलब दिल में किताब और हाथों में कलम। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। रखना तो पड़ेगा। चलिए, दूसरे नंबर पर अग्निमित्रा पॉल। इनके बारे में बहुत बातें की जा रही है कि ये हो सकता है कि इनको डेप्यूटी सीएम भी बनाया जा सकता है, या हो सकता है कि शुभेंदु नहीं तो इन्हीं को सीएम बनाया जा सकता है। देखिए, आपकी जो बात है ना ये चर्चा में है, ठीक है, चर्चा में है, क्योंकि एक फायर ब्रांड लीडर है। अग्निमित्रा पॉल जब 2021 में आसनसोल में चुनाव लड़ा, वो जीत कर आई, तो उस दौरान वहां बहुत हिंसा हुई थी, लेकिन उन्होंने, कहते हैं ना कि हार नहीं मानी, लगातार वो अपने क्षेत्र में जाती रही, विरोध का सामना किया और जीत हासिल की, और दूसरी बार फिर से जीत कर आ रही हैं आसनसोल से, इस इलाके से। अग्निमित्रा पॉल को आप अब इनका बैकग्राउंड आप देखने जाएंगे तो इनका माना जाता है कि इनका भी एक तरह से ना कल्चरल एक बैकग्राउंड रहा है। ऐसा नहीं है कि लगातार ये राजनीति से जुड़ी रही है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी की बहुत करीबी मानी जाती है और माना जाता है कि शुभेंदु अधिकारी के साथ इनके बहुत अच्छे मतलब कि एक राजनीतिक संबंध भी रहे हैं। दूसरी बात है कि फैशन डिजाइनर ये रही हैं। इनका जुझारूपन जो है और एक स्ट्रीट फाइटर की जो छवि है ये बहुत मायने रखता है, इसी वजह से इनका नाम चल रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन मुझे इस पे एक क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि बंगाल को संभालना इस वक्त इतना आसान नहीं है। अग्निमित्रा पॉल के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। बंगाल में एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो नॉर्थ से लेकर साउथ तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक इस पूरे इलाके को संभाल सके, क्योंकि हर एक इलाके की अपनी अपनी समस्याएं हैं और उनको लगातार। और एक आप सोचिए कि एक ऐसा राज्य है जहां पर दार्जिलिंग है, जहां पर हिमालय भी है और जहां पर समंदर भी है। तो आप इसका आप सोचिए कि जो कितना बड़ा राज्य है और सबकी अलग अलग समस्याएं हैं इलाकों के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि शायद इसलिए अग्निमित्रा पॉल सीएम ना सही, लेकिन डिप्टी सीएम की तो जगह बनी जाती है। और डेप्यूटी सीएम भी बने, और हो सकता है कि अगर डेप्यूटी भी ना बने तो जैसा कि आपने कहा कि शुभेंदु अधिकारी की बहुत करीबी हैं, तो कैबिनेट में तो रह सकती है ये। हाँ, आप ये मान के चलिए कि एक ऐसा चेहरा होना पड़ेगा जिन्होंने बीजेपी के लिए अपनी जी जान से लगा दिया। जहां पर भी कोई मुद्दा आया महिलाओं को लेके, अग्निमित्रा पॉल को आपने वहां देखा होगा। तो ये कहते हैं ना कि ये घर पे बैठे नहीं थे, एसी में बैठ के इन्होंने काम नहीं किया, सड़कों पे उतरे हैं, तभी तो जाके आसनसोल में उनको दूसरी बार मौका मिला।
लगातार दूसरी बार। अब तीसरी तरफ चलते हैं, लॉकेट चैटर्जी। क्या लॉकेट की लॉटरी लगेगी? एक काम करते हैं, आपने सवाल तो अच्छा पूछा, लॉटरी तो इनको इनके पास बाद में आते हैं, क्योंकि इन्होंने तो अभी तक विधायक का सीट जीता नहीं है, क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ा नहीं था। तो उससे पहले हम रूपा गांगुली के पास चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। अब जो रूपा गांगुली की हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, रूपा गांगुली अब बहुत ही चर्चित चेहरा है, और महाभारत, मुझे लगता है कि दीपक आपने महाभारत अगर देखा हो पुराने वाला, तो उसमें द्रौपदी का इन्होंने किरदार निभाया था, उसके बाद ही वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी। अब बंगाल में बीजेपी के कुछ चेहरे की अगर बात की जाए, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में चुनाव जीत कर आए, उससे पहले आप देखेंगे तो बंगाल में बीजेपी का बहुत ज्यादा आपने नाम नहीं सुना होगा, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर में बीजेपी ने उस टाइम पे कोशिश की थी, तो उनको सीट भी मिला था, दमदम जो सीट है बीजेपी ने जीता भी था, तपन सिकदार तब जीत कर आए थे। उसके बाद एक फिर ऐसा गैप आया कि क्योंकि 2004 में हार गई थी जो एनडीए की सरकार थी, उसके बाद लगातार 2 टर्म्स किए थे यूपीए ने, उस दौरान बीजेपी का नाम ज्यादा सुनने को नहीं मिला। लेकिन वो भी एक ऐसा दौर था जिस वक्त रूपा गांगुली लगातार बीजेपी के चेहरे के तौर पे जानी जाती थी, और उन्होंने लड़ाई लड़ी, सड़कों पर उतरी, उन्होंने खूब, कहते हैं ना कि बहुत काम किया पार्टी के लिए, ग्राउंड पे भी काम किया, और मुझे हैरानी नहीं है कि उनको जगह मिलेगी, क्योंकि मिलना ही चाहिए, क्योंकि पुराने जितने भी चेहरे की बात होती है बीजेपी के लिए जिन्होंने काम किया, उसमें रूपा गांगुली है, और सोनारपुर से जीत कर आई है। अब वो ऐसी सीट से जीती है जिस इलाके में माना जाता है कि टीएमसी का दबदबा है, जहां पर दबदबा किसका है, अभिषेक बैनर्जी का दबदबा है। तो उस इलाके से अगर आप जीत कर भी आ रहे हैं और इतना लंबे वक्त से आप बीजेपी के साथ जुड़े रहे हैं, जब बीजेपी का नाम लेने वाले इक्का दुक्का होते थे, तो मुझे लगता है कि शायद अगर आप कह रहे हैं कि मंत्री साथ साथ, मुझे लगता है कि डिप्टी सीएम के लिए भी काफी अच्छा चेहरा हो सकती है। मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे लगता है आपको जो जहन में लग रहा होगा, वो नाम मेरे भी आ रहा हुआ है, शुभेंदु अधिकारी का। शुभेंदु अधिकारी। अब शुभेंदु अधिकारी का जाहिर सी बात है कि देखिए 2021 का जो चुनाव है, ठीक है, उनको लेकर लड़ा गया, और ऐसे ही लग रहा था कि अगर कुछ होगा तो शायद वही बन पाएंगे शुभेंदु अधिकारी ने। लेकिन उसके बाद देखिए हाल नहीं छोड़ा, बहुत टफ था उसके बाद, जिस तरह से इतनी सारी घटनाएं आ रही थी कि कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं, कितने कार्यकर्ता तो पार्टी छोड़कर ही चले गए। लेकिन उसके बावजूद संगठन को एक रखना, ठीक है, ममता जैसी लीडर के सामने खड़ा होना, उनको हर जगह पे चैलेंज करना, और पूरे राज्य के अंदर जाके दौरा करना, हर एक कार्यकर्ता के अंदर इतना जोश जगाना कि वो लड़े, पार्टी छोड़े नहीं। क्योंकि उस दौरान आपने देखा था कई लोग आए थे फिर वापस चले भी गए। हाँ, बाबुल सुप्रियो, मुकुल रॉय, ये तो बड़े बड़े नाम थे जो चले भी गए। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जिन्होंने चुनाव लड़ा, उसके बाद वो जाकर वापस शामिल हो गए टीएमसी में। लेकिन शुभेंदु अधिकारी डटे रहे। कई बार तो ऐसी भी अटकलें आने लगी थी कि शुभेंदु अधिकारी ना छोड़ दें, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। उन्होंने, मुझे लगता है पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, उसने भी उन पर भरोसा जताया, उनको वो फ्री हैंड दिया, और साथ ही साथ उन्होंने भी पार्टी को निराश नहीं किया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर शुभेंदु अधिकारी को दिया जाता है तो सबसे ज्यादा केपेबल है वो। और सबसे मुश्किल है अभी दीपक कि आप जब नॉर्थ में जाएंगे तो नॉर्थ की अपनी अपनी समस्याएं हैं। हाँ, उत्तर बंगाल में कूच बिहार की अलग समस्या है। कूच बिहार में राजवंशी लोगों को अपने साथ रखने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब दार्जिलिंग में जाएंगे तो गोरखा वालों की अपने कुछ मांगे हैं, उनको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। और जब नीचे आएंगे तो दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद में अलग किस्म के समस्याएं हैं। अब जंगल महल जाएंगे तो अलग किस्म की समस्या आएंगी, वहां पर जनजातीय लोग रहते हैं, उनकी अलग समस्या है। मिदनापुर में अलग इशू निकलकर सामने आएंगे। साउथ बंगाल में जाएंगे तो वो तो अलग ही इलाका है बिल्कुल, क्योंकि वहां पर मछुआरों के जो इश्यूज हैं और उनके जो परेशानियां, उसको आज तक किसी, कह सकते हैं कि सरकार ने सुनवाई नहीं की है। उसको लेकर बहुत सारे आश्वासन दिए गए, और यही वजह है कि डायमंड हार्बर और ये सब इलाकों में हारी है टीएमसी। और जब आप कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में आते हैं तो वहां की अलग समस्याएं हैं। तो इन सबको समझना और इन अलग अलग समस्याओं को समझ के उनका समाधान निकालना, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम होगा। और साथ ही साथ जो बीजेपी के जितने सारे संकल्प पत्र में इतने वादे किए गए, उसको भी तो पूरा करना है। पूरा करना है। अच्छा, लॉकेट के बारे में थोड़ा सा और बाद में बात कर लेते हैं, शुभेंदु के बारे में ही पहले बात कर लेते हैं। शुभेंदु अधिकारी को बंगाल के मुख्यमंत्री अगर बनाया भी जाता है तो ये भी एक बीजेपी के लिए इजी होगा कि बीजेपी में से कवायद चलती है कि बाहर से आए लोगों को जल्दी से वो पद नहीं मिलता, लेकिन हमने असम में भी देखा। और दूसरा, बंगाल में आपकी पहली बार सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी पहली बार सरकार बनाने जा रही है, उसके बीच हिंसाएं देखी। फिलहाल देखा जाए तो पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार हिंसा जो थी वो कम हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी कल ही शुभेंदु अधिकारी के पीए को गोली मार दी गई जी। कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के पीए को अगर गोली मार दी गई, चुनाव जीतने के बाद भी बंगाल में गुंडों का ऐसा हाल है, तो आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक ऐसे ही इंसान को बैठाना होगा जो इन सब चीजों को टैकल किया जाए। बेटर एग्जांपल अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का,
उत्तर प्रदेश में भी यही सब चीजें चलती थी, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ आए, एक मॉडल तैयार हुआ, बुलडोजर मॉडल हुआ, फिर वो चाहे एनकाउंटर हो, तो क्या हो सकता है कि ये भी परफेक्ट फिट होते हैं यहाँ पर? शुभेंदु अधिकारी को मैंने तो बहुत करीब से देखा है, सामने देखा है कि वो फाइटर है, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाता हूँ, फिर आज के प्रेजेंट पे हम आते हैं। अब शुभेंदु अधिकारी को आप देखिए तो शुभेंदु अधिकारी की जो राजनीति शुरू कहाँ से हुई? नंदीग्राम से शुरू हुई, 2007-6। बिल्कुल, ठीक है। तो नंदीग्राम से शुरू हुई, और नंदीग्राम जो आंदोलन था उसका जो आप कह सकते कि झंडा लेकर सबसे आगे कौन था, ग्राउंड पर किसने काम किया था? शुभेंदु अधिकारी ने काम किया था। अब उस दौरान सीपीएम के साथ उनकी फाइट थी, लड़े थे, ऐसा नहीं था, तब तो और भी ज्यादा दिक्कत होती थी ना, तब वो लड़े थे। और वहाँ पर आप सोचिए कि उस टाइम पे सेंट्रल फोर्सेस के बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रेजेंस नहीं मिलता था। और दूसरी बात है कि सीपीएम की जो सरकार थी वहाँ पर भी गुंडा राजी एक तरह से चल रहा था, जिसको लेकर लोग परेशान हुए थे, और उसके बाद दीदी को लाया गया था। तो कारणों की वजह से दीदी बिल्कुल इसी वजह से आई थी। और शुभेंदु अधिकारी जब वहाँ पर लड़ रहे थे, नंदीग्राम के पूरे आंदोलन को संचालन कर रहे थे, तो आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर वो मादा है, उनके अंदर वो कुव्वत है कि वो लड़ सकते हैं, और साथ ही साथ आयरन फिस्ट के साथ लड़ सकते हैं, भले ही वो विपक्ष में क्यों ना हो। और उसको आपने फिर देखा जब 2021 में वो बने, विपक्ष के नेता बने, कहीं से भी आपने देखा कि झुके, कहीं नहीं झुके। उनके ऊपर कई बार हमले की कोशिश भी हुई, तो भी वो नहीं डरे। और अब आई बात की, आपने जो कहा कि उनके पीए की हत्या कर दी गई, यही जो रक्त रंजित चरित्र है राजनीति का बंगाल में, उसी के खिलाफ तो मैंडेट मिला है, उसी के खिलाफ तो मैंडेट मिला है। अब हम लगातार दीपक चर्चा हम करते हैं, आपने इतनी सारी चर्चाएं सुनी होंगी कि बीजेपी को मैंडेट मिला, इतना बहुमत मिला, लेकिन आपने सोचा है कि क्या ये वाकई में बीजेपी को मिला है? कुछ हद तक बीजेपी को मिला है, लेकिन ज्यादा जो मिला है वो दीदी के खिलाफ मिला है। मतलब गुस्सा है, जाहिर सी बात है, इसी से तो निकलना चाहते हैं। आप सोचिए ना कि जो रक्त चरित्र है राजनीति का, ये क्यों हो, इसको ही तो बदलना चाहते हैं ना। अब सीपीएम के गुंडे जो काम करते थे उसको टीएमसी ने ले लिया, अब वही टीएमसी के अगर गुंडे वापस अगर बीजेपी में आएंगे तो फिर फायदा क्या होगा? ठीक है, तो बंगाल की जनता के साथ फिर धोखा तो दीदी को देखा ना 15 साल, तो वही गुंडे नजर आए। आप कई बार किसी स्क्रीन पर जाकर देखेंगे ना, तो आपको सीपीएम के जो झंडा उठा कर लड़ते थे या फिर जो गुंडागर्दी करते थे, वो टीएमसी के लिए भी झंडा उठाए वही काम करते हुए नजर आएंगे। अब वही चेहरा अगर बीजेपी में आएगा तो फिर फायदा क्या हुआ बदलने का? मुझे लगता है कि शायद यही एक सबसे बड़ी वजह है कि आपको एक ऐसे लीडर को लाना पड़ेगा जो सबसे पहले इनको नकार दे। दूसरी बात है कि जब वो सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर को और राजनीति में अगर हिंसा को खत्म करना पड़ेगा तो आपको आयरन फिस्ट के साथ चलना पड़ेगा। मतलब गुंडों का बेल्ट ट्रीटमेंट, वो बेल्ट ट्रीटमेंट ही चाहिए। जो आप कह रहे थे ना योगी मॉडल, आपने देखा ना योगी के सामने वो साष्टांग हो गए थे बिल्कुल, जिसको लेकर कई चर्चा भी हो रही है योगी आदित्यनाथ के सामने शुभेंदु अधिकारी को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जो साष्टांग हुए थे तो शायद उन्होंने इसलिए हुआ कि बाबा आपसे मुझे वही सीखना है जो आपने यूपी में किया तो मुझे बंगाल में करना है। क्योंकि बंगाल में लोग आप पूछेंगे तो लोग यही बोलते हैं ना कि हमें भी योगी मॉडल चाहिए, क्यों चाहिए। अच्छा, एक और मैं आपसे मैं जोड़ना चाहता हूँ इसमें, 2-3 चीजें और हैं कि यहाँ पर जिस तरह से आपने देखा कि भ्रष्टाचार हुए हैं, आप सोचिए कट मनी का कितना बड़ा, मैं आपको एक उदाहरण ही दे देता हूँ दीपक। कल्याणी से जब आप बांसबेड़िया जाते हैं, ठीक है, ये नदिया का इलाका पड़ता है, कल्याणी सीट है, और दूसरी तरफ जाते हैं बांसबेड़िया, उस तरफ आता है हुगली। तो आप जब यहाँ से कल्याणी से ब्रिज से क्रॉस करके आप जाएंगे दूसरी तरफ, वहाँ पर एक ब्रिज है, उस ब्रिज के ऊपर ना टोल लगता है, और वहाँ पर टोल टैक्स लिखा हुआ है, लोग जाते हैं टोल देते हैं फिर जाते हैं पर्ची काटते हैं। तो मैं जब वहाँ से जा रहा था तो मैंने बोला कि कौन सा टोल आ गया ये, यहाँ तो कोई लगा नहीं है, मतलब NHAI का कुछ नहीं है। मैंने पूछा कि आपके पास तो रखा होगा, चिप लगा होगा, चले, बोले नहीं चिप नहीं। तो उसने बताया कि नहीं देना पड़ेगा यहाँ पर। देखो आप कौन है देने के लिए, आपके पास क्या अथॉरिटी है? एक पर्ची काट के दे रहे हैं, टोल काट रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? गुंडा टोल, डंडा टोल। अब कटमनी की बात कर रहे हैं, आप पूछिए वहां बंगाल में जाके लोग कितना परेशान है कटमनी से। मतलब आप घर बनाने जाएंगे, आपको घर बनाना है तो आपको घर बनाने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ेगी कि हम कहां से ईंट खरीदें, पत्थर खरीदें, कौन घर बनाएगा, उसके लिए भी पैसा दें। बेसिकली वो सिंडिकेट की आप बात कर रहे हैं, सिंडिकेट की बात कर रहे हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार है। दूसरी बात आपने शारदा नारदा जैसे हो गए। अब शिक्षा में बताइए कि आपको अगर टीचर बनना है उसके लिए आपको पैसे देने तब जाके आपको नौकरी मिलेगी। तो ये कोल का आपने सुना होगा, फिर आपने गायक वाला सुना होगा, कितना वहां पर चलता है। चटर्जी का वीडियो हमने देखा था उस समय जब वो छापा पड़ा, रेड पड़े, तो उस टाइम पे तो ये भी हुआ था कि मशीनें गर्म हो गई थी, तो इतना कैश, इतना पैसा निकल के आया। तो ये जो सारे सिंडिकेट चल रहे हैं, हर जगह से जो पैसे की उगाही हो रही थी, इससे लोग परेशान थे। तो ये जो सारी परेशानी है, इसको एक दिन में दूर करना मुमकिन भी नहीं है ना।
क्योंकि चुनाव नतीजों के बाद हमने सोशल मीडिया पर वो वीडियोस भी देखे कि जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता जा रहे हैं, जो आपने टोल की बात की, वहां पर वो जा करके उनको कह रहे कि दादा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप चले जाइए यहाँ से, आप कोई कटमनी या कुछ गुंडा टैक्स हम नहीं देंगे यहाँ पर। तो वो तो वाजिब है ना, वो चीजें दिखाई दे रही है। तो मैंने तो खुद देखा, इसलिए मैंने अपना एग्जाम्पल दिया आपको। आप बता रहे हैं वीडियो देख रहे हैं, मैंने तो अपनी आंखों से देखा और हमने पूछा कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि राज्य के अंदर कौन है ये लोग जो ये चला रहे हैं। तो ये जो सारी समस्याएं मुझे लगता है कि धीरे धीरे हटेंगी, उसमें लॉ एंड ऑर्डर सबसे ऊपर है। और महिलाओं को लेकर, सुरक्षा को लेकर जो वादे किए गए हैं, मैंने तो देखा है कि अभी तो पुलिस ने शायद काम करना शुरू कर दिया, एक पिंक बूथ भी बना दिया गया है महिलाओं के लिए, जो होता है ना, एक पिंक ब्रिगेड बनाया जाएगा, कुछ एक स्क्वाड बनाया जा रहा है महिलाओं के लिए। तो कुल मिलाकर आप देखें तो ये जो गुंडों की जो फौज है उसको खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए साम दाम दंड भेद जो भी हो मुमकिन है करना पड़ेगा। और बुलडोजर एक्शन तो मान के चले होगा ही, क्योंकि दिलीप घोष का आपको याद होगा, दिलीप घोष जब जीते थे तो उनको जब स्वागत के लिए पहुंचे उनके कार्यकर्ता काउंटिंग बूथ के बाहर, तो बुलडोजर लेकर गए थे और बुलडोजर पर उनको खड़ा करके चढ़ाया था। तो मतलब संकेत साफ है, संकेत साफ है। और अगर दूसरी हम सोशल मीडिया की भी अगर बात करें तो एक लाइटर नोट पर मैं आपको एक कोट बताना चाहता हूं कि जब ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाया कि मेरे साथ रात को मारपीट हुई, मेरे को मारा गया, सिटिंग चीफ मिनिस्टर है और अभी तक भी वो चीफ मिनिस्टर कहलाई जाएंगे, उनके साथ मारपीट हुई, तो किसी एक यूजर ने नीचे कमेंट किया कि किसने कहा था आपको रात के 8 बजे बाहर निकलने के बाद। तो मतलब ये लोगों के मन में गुस्सा है कि जिस तरह से आपने महिलाओं के लेकर के बोला कि आप 8 बजे के बाद बाहर ना निकले, जब आरजीकर वाला रेप हुआ और इस तरह से, तो अब लोग उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे हैं। आपने अच्छा हुआ आरजीकर का जिक्र किया। देखिए आरजीकर में जो हुआ था और अभया के साथ जो हुआ, उसके बाद जो आक्रोश देखने को मिला था, पहली बार पश्चिम बंगाल में लोगों ने एक तस्वीर देखी, महिलाएं वहां पर रात को 8:30 बजे के बाद निकली थी प्रोटेस्ट में, और जिसमें घर की महिलाएं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मेरे भी घर से कई सारी महिलाएं निकली रात को, और सिर्फ और सिर्फ क्यों गई थी, ये बताने के लिए गई थी कि जो महिलाएं हैं इस पूरे घटनाक्रम से कितनी ज्यादा आहत हैं, और महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, बनिस्बत ये नहीं बताना है कि आप घर से बाहर ना निकलो। और बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के जब इतनी लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में महिलाओं ने पूरे पश्चिम बंगाल में निकलकर प्रोटेस्ट किया था, वो खतरे की घंटी थी। और मैं इसी आप ही के यहाँ पर ही, मतलब डिजिटल में तो उस दिन हम बात कर रहे थे, जब रिजल्ट आया 4 तारीख को, तो मैंने बताया था कि मेरी कई लोगों से बात हुई थी, जिसमें महिलाओं से मेरी जब बात हुई, उसमें साफ मैंने उसमें देखा कि महिलाओं के अंदर पूरी तरह से काट हो चुका है, टूट हो चुकी है, और महिलाओं ने उस गुस्से को अंदर रखा हुआ था संभाल के। और जब उनको मौका मिला 23 तारीख को, 29 तारीख को, उन्होंने बटन दबाया और अपना गुस्सा जाहिर कर दिया कि महिलाओं के साथ जो ये व्यवहार है वो नहीं सहा जाएगा। एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि एक आंदोलन था जो महिलाओं ने खुद चलाया, बिना किसी के कहने पर चलाया, बिना किसी के निर्देश पर चलाया, उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि क्या हुआ है। और यही मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए अब जगह बनती है। और एक चीज और ऐड करना चाहूंगा इसमें कि ममता बनर्जी जो इतनी सीनियर लीडर है, बिल्कुल, जिन्होंने इतने टाइम से ग्राउंड पर आंदोलन किया और वो खुद जुझारू एक लीडर रही, लड़ने वाली रही है, क्या उन्होंने शीला दीक्षित से नहीं सीखा कि उन्होंने किस तरह का बयान दिया? क्या उन्होंने मुलायम सिंह यादव से नहीं सीखा कि उन्होंने क्या कहा था कि गलती हो जाती है? तो ममता बनर्जी ऐसी गलती कैसे कर सकती है? मतलब उन्होंने अपनी ही पैर पर कुल्हाड़ी खुद मार ली। गलती की सजा मिल गई ना, मिल गई सजा, गलती की सजा भी मिली। क्योंकि देखिए कि 2 ऐसे राज्य जहां पर दोनों महिलाएं मुख्यमंत्री, एक दिल्ली में शीला दीक्षित थी, इस दौरान यहाँ पर जो धौलाकुआं में जो बस कांड हुआ था, उसके बाद शीला दीक्षित की सरकार चली गई थी एक तरह से। ममता बनर्जी को शायद ये ध्यान नहीं था कि ऐसा हो चुका है पहले भी। तो अगर शायद वो एक महिला होने के नाते ज्यादा संवेदनशील होती और इस मुद्दे को समझती, और महिलाओं के, जब महिला बाहर निकली तो उनको उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, जबकि उनको समझना चाहिए था महिलाएं जब बाहर निकल रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, इसका मतलब है कि इसका घाव बहुत दूर, मतलब बहुत डीप है, बहुत गहराई में घाव हुआ है। जितना उग्र वो जय श्री राम सुनकर के होती हैं, शायद अगर यही सुनकर के हो जाती तो आज सरकार शायद बच जाती। हाँ बिल्कुल, क्योंकि महिलाएं, देखिए 2011 में ममता बनर्जी आई क्यों थी? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, ममता बनर्जी को लाने में महिलाओं ने सबसे बड़ा रोल निभाया था, सबसे बड़ा उनका किरदार था, क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी के राज में त्रस्त हो गए थे। किससे त्रस्त हो गए थे? यही मुद्दे थे, ये राजनीति के अंदर गुंडागर्दी, ये कट मनी का और ये सिंडिकेट का जो पूरा चल रहा था। आपको अस्पताल में जाना है तो अगर बेड भी चाहिए उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, ये हालत कर दी थी सीपीआईएम ने। तो उसके बाद ममता बनर्जी को किस लिए लाया गया? उनको लगा कि शायद ये हमारी चीजों को समझेंगी, हमें इन सब से उबारे, क्योंकि लगातार यही बोल रहे थे। और 2011 में महिलाओं ने काम करके, घर की महिलाओं ने काम करके ममता बनर्जी को लेकर आए कि दीदी को हम लेकर आए हैं, माँ माटी मानुष की जो बात हो रही थी। और जब वही महिलाएं ये देख रही हैं कि किस तरह का व्यवहार उनके साथ हो रहा है,
तब देखिए महिलाओं ने उनको फिर से पलट दिया। ये महिलाएं हैं जो आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि तय करेंगे कि जो मौजूदा सरकारें हैं उनका काम महिलाएं देखती हैं, वो चेक करती हैं। 5 साल, 10 साल, 15 साल, मुझे लगता है आने वाले वक्त में तो शायद हो सकता है 5 साल क्या 10 साल का वक्त भी ना दें। काम नहीं होगा तो तुरंत मुझे लगता है कि महिलाएं एक्शन लेंगी। इतनी महिलाएं तो सशक्त हो चुकी है। देखिए हो चुकी हैं, इसीलिए बंगाल ने दीदी को नकारा और दादा को चुना। अमित, लास्ट हमारा रह गए लॉकेट चटर्जी, जिनकी बात की थी हमने। हाँ, अब देखिए लॉकेट चटर्जी को हमने लगाया इसलिए है क्योंकि लॉकेट चटर्जी फिलहाल देखिए ना ही एमपी है और ना ही ये विधानसभा में है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के पास 2 सीटें, एक उनको छोड़नी है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि भवानीपुर वो रखेंगे क्योंकि एक सिंबॉलिक सीट है। नंदीग्राम वो छोड़ेंगे, तो नंदीग्राम में जो भी कदम रखेगा वो जीतेगा। अगर पार्टी को लगता है कि लॉकेट चटर्जी को जगह देनी है, क्योंकि लॉकेट चटर्जी एक और ऐसा नाम जो भले ही मतलब वो जुड़ी रूपा गांगुली, उसके बाद लॉकेट चटर्जी आती है, उन्होंने जब जुड़ा हुआ उसके बाद से ये भी लगातार पार्टी के लिए काम करते रही हैं। तो अगर हम इन सब चेहरों में देखें तो लॉकेट चटर्जी, रूपा गांगुली कुछ ऐसे चेहरे हैं, 2 चेहरे जो सबसे लंबे वक्त से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, जो बिल्कुल सक्रिय राजनीति में रहे हैं। और इन्होंने तो हुगली से जीता भी था, जीत भी हासिल की थी, एमपी बनी थी। उसके बाद फिर ऐसा है कि शायद वो पार्टी छोड़ दें क्योंकि उनको लग रहा था कि साइडलाइन हो रही है। फिर इनको प्रभारी बनाया गया था उत्तराखंड का, उत्तराखंड में चुनाव भी वो मतलब अच्छा खासा चुनाव जीती थी बीजेपी ने। उसके बाद भी अभी भी वो काफी एक्टिव रही। तो हो सकता है कि अगर डिप्टी सीएम बनाने की कोशिश हो रही है तो कुछ ऐसे चेहरों को लाया जाएगा ना जो लगातार बीजेपी के लिए काम करते रहे हैं। तो हो सकता है कि इनको मौका मिले, ये जो थोड़ा सा एग्रेसिव होकर के बोल सके। हाँ, ये लगातार वोकल है क्योंकि अब अन्य राज्य नहीं है ना, उत्तराखंड नहीं है, हरियाणा नहीं है, राजस्थान नहीं है, लड़ना पड़ेगा फिर शांति से। बंगाल है, बंगाल में तो आपको जवाब देना पड़ेगा बिल्कुल। और टीएमसी हार मानने वाले में से नहीं है, वो विपक्ष में बैठ के भी उसी तरह से आरोप प्रत्यारोप, या हो सकता है कि और ज्यादा एग्रेसिव होकर के आए। एग्रेसिव होंगी क्योंकि ममता बनर्जी का तो भले ही आप कह सकते हैं कि वो विधानसभा में ना दिखे, लेकिन इनके पार्टी के लोग होंगे। और वोट परसेंटेज भी देखिए ना, मुझे लग रहा है 40% अगर मिला है टीएमसी को तो 46%, 45%, 46%, 46 के आसपास। हाँ, तो 5-6% का ही बिल्कुल गैप है। तो ये जो मैंडेट है अगर इसको 50% तक बढ़ाना है तो आपको और भी ज्यादा कोशिश करनी होगी। और टीएमसी को भी पता है कि सिर्फ 5-6% का ही तो मार्जिन है, हम अगली बार इसको कर लेंगे, पार कर लेंगे। तो ये जो एग्रेसिव रहने वाला 5 साल इतने आसान नहीं रहने वाले। 5 साल काम भी करना होगा, जवाब भी देना पड़ेगा, आपको सदन में भी लड़ना है और साथ ही आपको सड़क पे भी लड़ना होगा, ताकि आने वाले वक्त में पार्टी और साथ ही जो सरकार है अपने काम को भी पूरा कर सके और साथ ही साथ जो वादे किए गए वो पूरा कर सके। इसलिए मुझे लगता है लॉकेट चटर्जी को हो सकता है कि जगह मिले। लेकिन इसमें कुछ और नाम भी हैं, जो दिलीप घोष का हमने लगाया नहीं। दिलीप घोष बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि दिलीप घोष को भी जगह मिलेगी, पार्टी में जगह मिलेगी, क्योंकि दिलीप घोष उन चेहरों में से आप सोचिए ना, जब इनके आई थिंक 1 या 2 ही बीजेपी के जब विधायक आए थे, उनमें से एक विधायक ये भी थे उस दौरान, जब आए थे 3 विधायक आए थे, उसमें से एक ये भी थे सदर से, और अपनी सीट से लगातार जीतते रहे हैं और संघ के साथ लंबे वक्त से जुड़े रहे हैं, ग्राउंड वर्कर हैं और बहुत ही जुझारू नेता है। हालांकि हाँ, वो कुछ बोलने के अगर कह सकते हैं कि मामले में कई बार ऐसी चीजें बोल जाते हैं जिसको लेकर कंट्रोवर्सी हो जाती है, लेकिन उसके अलग आप कह सकते हैं कि पार्टी के एक ऐसा बहुत ही कह सकते हैं ना कर्मठ और पार्टी मतलब बीजेपी के साथ जो लंबे वक्त से जुड़े रहे हैं, उनकी राजनीति ही बीजेपी के साथ संघ के साथ रही है, तो उनको भी जगह मिल सकती है। खून पसीने वाली राजनीति रही है उनकी। और ऐसे कुछ और 1-2-4 और नाम है, जैसे कि राहुल सिन्हा है, तो एक राहुल सिन्हा नाम है, देखते हैं कि उनको किस तरह से यहाँ पर लाया जाता है। वो भी लंबे वक्त से बीजेपी के साथ जुड़े रहे हैं। और साथ ही साथ रितेश तिवारी एक है, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं रितेश तिवारी, वो भी हाल ही में वो भी जीते हैं कोलकाता की सीट से। तो ऐसे कुछ एक नाम है जिनको जगह मिल सकते हैं जो पुराने वक्त से हैं। लेकिन मेरा अभी तक आंकलन ऐसा लगता है कि अगर सीएम कोई मुख्य महिला होती है, अगर कोई सीएम मुख्यमंत्री बनती है, तो उसमें मुझे लगता है कि ये 3 चेहरे अहम रहेंगे जो हमने रखे हैं। तीनों में से किसी एक को? हाँ, कि तीनों में से भी देखा जाए तो अग्निमित्रा पॉल पे सबसे ज्यादा चांसेस लगते हैं। मुझे लग रहा है कि अग्निमित्रा पॉल से ज्यादा मैं लॉकेट या फिर रूपा गांगुली का मुझे लगता है कि हो सकता है। चलिए, आपने इनको बोला है, लेकिन ऐसा होता बहुत कम दिख रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो सबसे ज्यादा लग रही है, हम उसको पकड़ते हैं 70-30 अगर पकड़ते हैं तो 70% मुझे लगता है 70% चांसेस है शुभेंदु अधिकारी, और उसके बाद 2 डिप्टी सीएम बन सकते हैं। तो इनमें से कोई चेहरा हो सकता है। अगर इनको नहीं भी ला रहे हैं अगर, तो फिर मुझे लगता है कि ये 2 चेहरे हो सकते हैं जो डिप्टी सीएम, अग्निमित्रा पॉल और रूपा गांगुली। हाँ, ये हो सकता है। खैर, ये तो कल पता चल जाएगा जब बंगाल में विधायक दल की बैठक होगी, तो किसके खाते में क्या क्या मिलेगा और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, क्या कोई महिला या फिर शुभेंदु। लेकिन कल हम फिर से मिलते हैं और कल हम बात करते हैं कि और बाकी कौन कौन से नाम है, क्योंकि लिस्ट लंबी है ना, क्योंकि कैबिनेट में किस किस को जगह मिल सकती है। और फिर हम बताएंगे आपको कि रीजन के हिसाब से और जिले के हिसाब से कहां से किस किस को लाया जा सकता है, क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अनएडिटेड के इस एपिसोड में तो फिलहाल इतना ही। लेकिन जैसा कि अमित ने कहा कि अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे
और कौन कौन से चेहरे हैं, और हम ये भी बताएंगे कि बीजेपी का मैनिफेस्टो में वो कौन सी 5 चीजें होंगी हाँ। जिन पर सबसे ज्यादा फोकस रहने और वाला वो है। कैसे पूरा करेंगे और कहाँ दिक्कत आएगी।